हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जुडिशरी एकेडमी। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे पेज का नाम है जुडिशरी जस्ट लीगल लॉज। आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो डॉक्ट्राइंस हम पढ़ रहे थे उसकी सीरीज़ का 4th वीडियो है। इससे पहले हम लोग 3 डॉक्ट्राइंस डिस्कस कर चुके हैं। आज की हमारी 4th डॉक्ट्राइन है और डॉक्ट्राइन का नाम है द डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। इसको शुरू करने से पहले इन दोनों वर्ड्स का मतलब देख लेते हैं कि टेरिटरी और नेक्सस का मतलब क्या है। मान लीजिए कि ये हमारी इंडिया है, मतलब जो ऐसा नहीं है बट वी कैन इमेजिन दिस। ठीक है, मान लीजिए कि ये इंडिया है, तो इंडिया ये हमारी इंडियन बाउंड्रीज है। ठीक है, अब जो भी इस बाउंड्री के अंदर का जो स्पेस है वो हो गया हमारा विद इन द टेरिटरी, यानी कि हमारी इंडियन टेरिटरी का पार्ट। और इस बाउंड्री के बाहर की कोई भी चीज़ हुई तो वो हो गई एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। ठीक है, तो टेरिटरी का मतलब क्या हो गया, विद इन द टेरिटरी, विद इन दैट स्पेस। और नेक्सस का मतलब क्या हो गया, द कनेक्शन, एक कनेक्शन होना किसी के बीच। अब वो किसके बीच है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करने अब इस डॉक्ट्रिन को आगे स्टार्ट करने से पहले इससे रिलेटेड हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 यहाँ मेंशन है नहीं, पर मैं आपको बता रही हूँ। आर्टिकल 246 क्या कहता है कि जो सेंटर है वो लॉज बना सकती है लिस्ट 1 के सब्जेक्ट मैटर्स पे, जिसे हम यूनियन लिस्ट कहते हैं। जो स्टेट है वो लॉज बना सकती है लिस्ट 2 के सब्जेक्ट मैटर्स के ऊपर, जिसे हम स्टेट लिस्ट कहते हैं। और सेंटर और स्टेट दोनों लॉज बना सकते हैं लिस्ट 3 के सब्जेक्ट मैटर्स के ऊपर, जिसे हम कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। ये बात हमें कहाँ कही गई है, जो है आर्टिकल 246 में कही गई है। और ये जो तीनों लिस्ट है वो हमें 7th शेड्यूल के अंदर मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया कि सेंटर कहाँ के लिए लॉज बनाएगा, स्टेट कहाँ के लिए लॉज बनाएगा, और दोनों कहाँ के लिए बना सकते हैं लॉज। ये हो गया। अब आप बात करते हैं हम आर्टिकल 245 की। आर्टिकल 245 क्लॉज 1, अब उसमें 2 क्लॉज दे रखे हैं। क्लॉज 2 मैंने यहाँ पे लिखा है, क्लॉज 1 को मैं आपको बता देती हूँ कि क्लॉज 1 क्या कह रहा है। क्लॉज 1 ये कहता है कि जो सेंटर है वो लॉज बना सकती है द होल टेरिटरी ऑफ इंडिया, होल टेरिटरी ऑफ इंडिया के लिए, यानी कि पूरी जो इंडियन टेरिटरी है उसके लिए भी लॉज बना सकती है। और अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, यानी कि इंडियन टेरिटरी के किसी पार्ट के लिए भी और पूरी इंडियन टेरिटरी के लिए भी सेंटर लॉज बना सकती है। ठीक है, और दूसरी बात ये क्या कह रहा है, क्लॉज 1 ही क्या कह रहा है कि जो स्टेट है वो पूरी स्टेट के लिए भी लॉज बना सकती है। ठीक है, यानी कि जो होल टेरिटरी ऑफ स्टेट है, यानी राजस्थान के लिए, जो राजस्थान गवर्नमेंट है वो पूरी राजस्थान के लिए भी लॉज बना सकती है, और पर्टिकुलर पार्ट और अ पार्ट ऑफ स्टेट के लिए भी लॉज बना सकती है। तो ये बात हो गई हमारी कहाँ की, क्लॉज 1 की। अब बात करते हैं क्लॉज 2 की, जो मैंने यहाँ मेंशन किया है। क्लॉज 2 हमें क्या कह रहा है कि नो लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट वुड बी इनवैलिड ऑन अ ग्राउंड दैट इट वुड हैव अ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, आर्टिकल 245 क्लॉज 1 में ये तो कह दिया कि सेंटर जो है वो इंडियन टेरिटरी के लिए लॉज बनाएगी या फिर उसके किसी पार्ट के लिए बना सकती है। स्टेट है वो पूरी स्टेट के लिए या उसके किसी पार्ट के लिए बना सकती है। अब जो पार्लियामेंट है, यानी कि जो सेंटर है हमारा, उसके लिए ये कहा जा रहा है कि अगर वो कोई भी लॉ बनाती है जिस लॉ का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन हो रहा है, यानी कि वो आउटसाइड द इंडियन टेरिटरी एप्लीकेबल हो रहा है या फिर एप्लीकेबल करना चाह रहे हैं, तो उस लॉ की वैलिडिटी को कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता है। उस लॉ की वैलिडिटी को कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता इस ग्राउंड पे कि उसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है। ठीक है, यानी कि उसको इनवैलिड, उस लॉ को इनवैलिड नहीं कह सकते हैं ये कहकर कि यार ये तो इंडियन टेरिटरी के लिए बाहर एप्लीकेबल हो रहा है, ये तो इंडियन लॉ है ही नहीं। ठीक है, तो आप उसको ऐसा क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, उसको इनवैलिड नहीं कर सकते, उसकी वैलिडिटी को क्वेश्चन नहीं कर सकते, केवल इस ग्राउंड के ऊपर, इस ग्राउंड की बात की गई है। ठीक है, अब सेंटर को लेकर तो यहाँ पे क्लियर हो गया आर्टिकल 245 क्लॉज 2 के अंदर, लेकिन स्टेट को लेकर यहाँ पे क्लियर नहीं कहा। यानी कि क्या ऐसा स्टेट के साथ भी है कि स्टेट भी अपनी जो उनकी जो टेरिटरी है, जैसे ये राजस्थान है, तो क्या राजस्थान गवर्नमेंट जो इसके लिए तो लॉज बना ही सकती है विद इन द राजस्थान और अ पार्ट ऑफ राजस्थान, लेकिन क्या ये ऐसा लॉज बना सकती है जो राजस्थान के बाहर एप्लीकेबल हो रहा है? क्या वो लॉ एप्लीकेबल होगा? क्या वो लॉ वैलिड है? इसी चीज को देखने के लिए जो हमारी डॉक्ट्राइन आई है, डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। ठीक है, जो ये कहती है कि
अ लॉ मेड बाय अ स्टेट लेजिस्लेचर। अब देखो सेंटर की बात तो आर्टिकल 245 क्लॉज 2 में क्लियर हो गई, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं हम स्टेट की। स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट एप्लीकेबल आउटसाइड द स्टेट। ये कह रहा है कि जो लॉ स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाए हैं वो उनकी स्टेट से बाहर एप्लीकेबल नहीं होंगे, लेकिन एक्सेप्ट अगर देर इज अ सफिशिएंट नेक्सस बिटवीन द स्टेट एंड द ऑब्जेक्ट, तब उसे आप एप्लीकेबल कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल हम ज़रा ये देखते हैं। मान लीजिए एक बंदा है जिसने अपना जयपुर के अंदर उसका ऑफिस है। कहाँ पे है उसका ऑफिस? जयपुर में उसका ऑफिस है। उसका जो बिजनेस है वो अहमदाबाद में चलता है, ठीक है। यानी दो डिफरेंट स्टेट हो गई, ये हो गई गुजरात, ये हो गई राजस्थान, ठीक है। इसने छोटा सा ऑफिस बना रखा है अपना जयपुर के अंदर, जयपुर से का रेजिडेंट है, वहीं से काम करता है, लेकिन इसका सारा काम, जो इसकी सारी इनकम आती है वो अहमदाबाद से आती है, ठीक है, क्योंकि इसका जो मेन बिजनेस है वो सारा का सारा अहमदाबाद में चल रहा है। ये यहाँ पे बैठ के फोन कॉल्स पे काम करता है, ठीक है। अब बात आती है अगर हमारे टैक्स की। अगर आपको टैक्स इम्पोज करना है तो क्या जो यहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट है, क्या वो उसके ऊपर टैक्स इम्पोज कर सकती है, या उसके ऊपर जो राजस्थान गवर्नमेंट है वो टैक्स इम्पोज करेगी? तो अब मान लीजिए ये मैटर, अहमदाबाद वाले भी टैक्स लेने के लिए रेडी हो जाते हैं, यानी कि गुजरात गवर्नमेंट भी टैक्स लेने को रेडी है, और हमारी जो राजस्थान गवर्नमेंट है वो भी टैक्स लेने को रेडी है। तो ये दोनों जगह तो टैक्स पे करेगा नहीं, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है, क्या जो राजस्थान के जो टैक्स के लॉज हैं वो इसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे? क्या गुजरात के जो टैक्स के लॉज हैं वो इसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे? क्या ये लाइबल है उस चीज़ को पे करने के लिए? तो कोर्ट के पास केस जाता है, कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट क्या देखता है? कोर्ट ये देखता है कि उस पर्टिकुलर स्टेट, यानी कि मान लीजिए गुजरात का लॉ है, तो क्या गुजरात में, या सब्जेक्ट मैटर कि इसके ऊपर टैक्स इम्पोज होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये सब्जेक्ट मैटर है आपका, तो क्या इन दोनों के बीच में एक सफिशिएंट कनेक्शन है? अगर कनेक्शन है तो गुजरात वाले इसके ऊपर लॉ एप्लीकेबल, अपना लॉ एप्लीकेबल कर सकते हैं, और अगर सफिशिएंट कनेक्शन नहीं है तो वो लॉज एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है। मान लीजिए अब इसकी, मान लीजिए जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सारी ही अहमदाबाद से आ रही है, तो गुजरात इसके ऊपर टैक्स इम्पोज कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसका जो मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सारा उसकी स्टेट से जा रहा है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी बात, डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस ने यही कहा है कि स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा तो आउटसाइड द स्टेट एप्लीकेबल नहीं होगा, एक्सेप्ट वन कंडीशन, अगर उनके बीच में, उस सब्जेक्ट मैटर में, उस स्टेट के बीच में अगर कोई भी कनेक्शन है तो वो जो लॉ है वो एप्लीकेबल होगा। अब इसी से रिलेटेड हम लोग 3 केस लॉज देखेंगे, इंपॉर्टेंट केस लॉज है, तो इन तीनों को देखते हैं। चलिए अब हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, 3 केस लॉज डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला केस है वैलिस वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर बॉम्बे। अब इस केस के अंदर क्या था, एक कंपनी थी जो कि इंग्लैंड में रजिस्टर्ड थी, लेकिन उसकी क्या थी, पार्टनरशिप थी एक इंडियन फर्म के साथ, ठीक है। अब जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स थे, यानी कि इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ थी, वो उनके ऊपर टैक्स इम्पोज करना चाहती थी उनकी इंटायर इनकम पे, ठीक है। अब यही जो केस था वो गया कोर्ट के अंदर कि क्या जो इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं क्या वो सारी इनकम पे टैक्स इम्पोज कर सकती हैं? तो प्रीवी काउंसिल ने, कोर्ट ने ये कहा कि डॉक्ट्राइन को अप्लाई करते हुए ये कहा कि जो इनकी जो इनकम है, जो मेन इनकम है, वो सारी जो है वो इंडियन फर्म से निकल के आ रही है, यानी कि जहाँ से वो पार्टनरशिप है, यानी इस कंपनी की जो भले ही इंग्लैंड में रजिस्टर्ड है लेकिन इसकी जो मोस्ट ऑफ द इनकम है वो इंडियन फर्म से आ रही है। इसीलिए जो इंडियन अथॉरिटीज़ हैं, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, वो इसके ऊपर जो टैक्स है वो लेवी कर सकती हैं, यानी कि इनके ऊपर टैक्स इम्पोज कर सकती हैं। दे सेड दैट देयर इज अ सफिशिएंट कनेक्शन एज अ मेजर पार्ट ऑफ द इनकम ऑफ द कंपनी इज फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया। कहाँ से आ रही है? इंडिया से आ रही है उनका मेजर इनकम, इसीलिए उनके बीच में एक सफिशिएंट कनेक्शन है और वहाँ पे टैक्स इम्पोज किए जा सकते हैं, ठीक है। अब ये तो देखो हमारा रिलेटेड हो गया इंडियन टेरिटरी से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं दूसरे केस की, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस आरएमडीसी। अब इसके अंदर क्या हुआ था, बॉम्बे स्टेट ने क्या किया था, टैक्सेस इम्पोज किए थे लॉटरीज और प्राइस कंपटीशन के ऊपर। अब बॉम्बे में एक न्यूज़पेपर था जो काफ़ी ज़्यादा रेगुलेट होता था, बहुत सारे लोग उसको खरीदते थे। क्यों? क्योंकि उसमें एक प्राइस कंपटीशन रखा गया था। अब वो जो न्यूज़पेपर था वो कहाँ का था, वो बैंगलोर का था, प्रिंट वहाँ पे होता था, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन जो था वो बॉम्बे के अंदर था, ठीक है। और उन्होंने प्राइस कंपटीशन इसी न्यूज़पेपर के थ्रू कंडक्ट करते थे। अब प्राइस ये लोग कंडक्ट करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनका न्यूज़पेपर खरीदते थे, तो उनकी इनकम वहीं से ज़्यादा
आती थी। अब कोर्ट ने कहा कि यार यहाँ पे तो एक नेक्सस है, एक कनेक्शन है। क्यों? क्योंकि भले ही वो प्रिंट वहाँ पे हो रहा है, लेकिन इसकी इनकम जो है वो बॉम्बे से जनरेट हो रही है। बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर बाइंग दैट न्यूज़पेपर जस्ट बिकॉज ऑफ दैट प्राइस कॉम्पिटिशन। और इसीलिए कोर्ट ने कहा कि जो बॉम्बे है वो उनके ऊपर, उस न्यूज़पेपर के ऊपर टैक्स इम्पोज कर सकता है, बिकॉज देयर इज अ सफिशिएंट कनेक्शन। ठीक है। सो ये हो गया हमारा नेक्स्ट केस, जो कि क्या था, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस RMDC। अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट केस के बारे में। ओके हमारा नेक्स्ट केस क्या है, सौंदूर गोपाल वर्सेस सौंदूर रजनी, हस्बैंड एंड वाइफ का केस है। वाइफ ने एक पिटीशन फाइल करी थी कि भाई मेरे को जुडिशियल सेपरेशन चाहिए मेरे हस्बैंड से। ठीक है। हस्बैंड ने कंटेंट किया, उन्होंने क्वेश्चन ही कर डाला पिटीशन को ही कि अरे पिटीशन ही मेंटेनेबल नहीं है। क्यों? किस ग्राउंड पे? उन्होंने ये कहा कि हम दोनों की जो सिटीजनशिप है वो स्वीडिश है, यानी कि उनके पास स्वीडिश सिटीजनशिप है। अब वाइफ ने कहा कि नहीं, मैंने तो कभी भी अपनी डोमिसाइल को चेंज ही नहीं किया। हस्बैंड ने वापस से कंटेंशन दिया, उसने ये कह दिया कि यार मैं जो शी इज़ माई वाइफ, जो डोमिसाइल मेरा होगा शी विल फॉलो दैट। ठीक है। लेकिन कोर्ट ने जब पूरी तहकीकात करी, सब कुछ देखा, तो उसके बाद में ये पता चला उन दोनों का ही जो डोमिसाइल था वो कहाँ का था, इंडिया का ही था। ठीक है। अब इंडिया का डोमिसाइल था, यानी कि पिटीशन तो ऑफ कोर्स मेंटेनेबल है। अब इसमें क्या हुआ, जो सेक्शन 1 था ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, जो कि कहाँ किस पे एक्सटेंड होता है, सभी इंडियंस पे होता है, हैविंग डोमिसाइल ऑफ इंडिया, जिनके पास इंडियन डोमिसाइल है, भले ही चाहे वो दूसरी कंट्री में रहते हो, लेकिन अगर उनका जो डोमिसाइल है वो इंडिया का है, तो उनके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट जो होगा वो एप्लीकेबल होगा। और इसी चीज़ को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि यार इनके बीच में एक सफिशिएंट नेक्सस है, कनेक्शन है, इसलिए जो पिटीशन है वो मेंटेनेबल है। सो ये बात हो गई हमारी डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस की। ठीक है। सो आई होप आपको इजीली समझ में आएगा। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी देख लिए, उसका मतलब भी देख लिया, डॉक्ट्राइन का मतलब भी देख लिया, 3 केस लॉज भी देख लिए, विद फैक्ट्स देखे हैं, जजमेंट देखा है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक द वीडियो। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो, आई विल डू रिप्लाई सूनर और लेटर, बट आई विल डू रिप्लाई टू योर कमेंट्स। दूसरा, अगर आपको कोई अर्जेंट ही है कि आपको बिल्कुल एकदम ही अर्जेंट सॉल्व चाहिए आपका प्रॉब्लम, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, DM मी। टिल देन थैंक यू सो मच। कोई वीडियो आप लोग सजेस्ट करना चाहते हैं कि आपको यही पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उसके लिए भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। सो टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, टा।